Today we will continue chapter 1 of history for class 10th and chapter name is the rise of nationalism in Europe. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स 1848 कि 1848 में किस तरह से लिबरल्स ने एक रिवोल्यूशन चलाया था और इनमें हमने जर्मनी के बारे में देखा था कि जर्मनी ने किस तरह से कोशिश की थी यूनिफिकेशन करने की, लेकिन वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके। हालांकि कुछ सुधार ज़रूर हो गए जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसके बावजूद भी जर्मनी जो है एक नेशन स्टेट नहीं बन पाया। आज हम जर्मनी की मेकिंग यानी कि जर्मनी यूनिफिकेशन को देखने वाले हैं कि किस तरह से उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में अपने आप को एक नेशन स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश किया। तो स्टार्टिंग जब हम इस टॉपिक की करते हैं, बुक में भी एक क्वेश्चन से ही टॉपिक स्टार्ट होता है, कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन? क्या किसी भी देश को बनाने में आर्मी भूमिका निभा सकती है? तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जर्मनी के अंदर किस तरह से आर्मी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसे नेशन स्टेट बनाने के लिए। किस तरह से अलग अलग देशों से युद्ध होते हैं, वॉर होते हैं, और उन वॉर्स के बाद किस तरह से देखने को मिलता है कि जर्मनी एक नेशन स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश होता है। तो इसमें जर्मनी के यूनिफिकेशन में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी ने वर्क किया, वो थे ओटो वन बिस्मार्क, जिसे आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी भी कहते थे। ये बिस्मार्क के प्रिंस थे, या फिर हम इन्हें ड्यूक ऑफ लोनबर्ग भी बोल सकते हैं। लोनबर्ग के ये राजकुमार थे। देखो, जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इनके यूनिफिकेशन में कंजर्वेटिज्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंजर्वेटिज्म अगर हम दूसरे देशों के रिगार्डिंग, अगर हम फ्रांस की रिगार्डिंग बात करते हैं तो कंजर्वेटिज्म जो थे उन्होंने मिडिल क्लास को हमेशा दबाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर जो कंजर्वेटिज्म थे, जो बड़ी बड़ी ऑटोक्रेटिक लोग थे जो सत्ता को संभाल रहे थे, यहाँ पर उन्होंने ही पहल की अपने देश को नेशन स्टेट बनाने की। ठीक है, मिडिल क्लास ने इसमें कोई भूमिका नहीं निभाई। तो वो एक जर्मन स्टेटमेंट थे, जर्मनी से बिलोंग करने वाले प्योर जर्मन थे जो कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए वर्क करते हैं। और यहाँ पर आपको एक दूसरा नाम याद रखना है, केजर विलियम वन। तो ये केजर विलियम वन जो थे ये कौन थे? एक्चुअली में जर्मनी का जो सबसे बड़ा एरिया था, यानी कि जहाँ पर बहुत जर्मन लोग रहते थे, वो पर्शिया था। हमने पर्शिया के बारे में तो बहुत सुना है, जर्मनी के बारे में हमने नहीं सुना। तो पहले जो पर्शिया था वही मॉडर्न जो बना वो जर्मनी बना। तो जो पर्शिया के किंग थे, इन्हें लास्ट किंग भी कहा गया पर्शिया का, क्योंकि उसके बाद पर्शिया का एकीकरण हो गया और उसका जो नया नेम बना वो था जर्मनी। तो पर्शिया के लास्ट किंग थे केजर विलियम वन, और जर्मन एम्परर बने वो पहले। ठीक है, तो उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क को सौंप दिया सारा काम कि आप जो है वो कोशिश करेंगे जर्मनी के एकीकरण की। तो ओटो वन बिस्मार्क जो है केजर विलियम वन के कहने पर शुरू करते हैं जर्मनी एकीकरण को। तो उनके लीडरशिप में पर्शिया जो है वो यूनिफिकेशन करके जर्मनी बनता है। तो सारी की सारी घटनाएं भी हम देख लेते हैं। इन जनवरी 1871 आफ्टर जर्मनी यूनिफिकेशन केजर विलियम वन प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर। तो जनवरी 1871 के बाद जब जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है तो केजर विलियम वन अपने आप को जर्मन एम्परर जो है घोषित कर देते हैं। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है, नेशनल सेंटिमेंट वर ओफन मोबिलाइज बाय कंजर्वेटिज्म। जर्मनी और इटली में जो कंजर्वेटिज्म थे उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को फैलाने का काम किया। अब 1848 का जो रिवोल्यूशन था वो फेलियर था। मैंने पहले ही बताया था कि इससे पहले वाला जो हमने रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स किया जो कि बेस था जर्मनी पर, वो फेलियर था। आफ्टर द फेलियर ऑफ 1848 रिवोल्यूशन, पर्शिया टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नेशन यूनिफिकेशन। तो जब 1848 में ये क्रांति फेल हो जाती है तो उसके बाद पर्शिया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किसकी, कि वो अब यूनिफिकेशन करेगा, राष्ट्रीय एकीकरण जो है वो लेकर के आएगा।
तो इसी घटना के तहत चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क को क्या कहा जाता है, उसको चार्ज दिया जाता है पर्शियन आर्मी का, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो सौंप दी जाती है ओटो वन बिस्मार्क को कि अब आपको जो है यूनिफिकेशन का काम करना है। अब 7 ईयर्स तक जो है वो 3 वॉर होते हैं, किस किस के बीच में, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, क्योंकि जो जर्मनी थी उनके जो हिस्से थे उन पर इन्हीं जो रियायतें हैं या राजवंश हैं इनका ही शासन होता था, ऑस्ट्रिया का, डेनमार्क का और फ्रांस का। तो इनको हराया गया और उसके बाद जर्मनी को एक यूनिफाइड स्टेट बनाया गया। 18 जनवरी 1871 को पर्शिया किंग केसर विलियम वन अपने आप को प्रोक्लेम करते हैं जर्मन एम्परर के रूप में, दावा करते हैं कि वो अब जर्मन के सम्राट बन चुके हैं जर्मनी के। जो एक सेरेमनी होती है आयोजित वर्सेल्स में, और वर्सेल्स में सेरेमनी के दौरान ये दावा किया जाता है केसर विलियम वन के द्वारा कि वो अब जर्मन एम्परर जो है वो बन चुके हैं। न्यू स्टेट प्लेस ए स्ट्रॉन्ग emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany। अब जो ये नया स्टेट बना इसके अंदर स्ट्रॉन्गली कुछ चीज़ों को रखा जाता है, जैसे कि करेंसी का मॉडर्नाइजेशन होगा, बैंकिंग जो है वो थोड़ी सी और इस्टेब्लिश की जाएगी, लीगल और जुडिशल सिस्टम जर्मनी के अंदर और दुरुस्त किए जाएंगे। तो इन सब दावों के साथ, इन सब वादों के साथ सेरेमनी जो वर्सेल्स में होती है वहाँ पर जर्मन एम्परर केसर विलियम वन जो है वो जर्मन किंग बनते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जर्मनी के एकीकरण में कंजर्वेटिज्म ने किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इटली यूनिफिकेशन को लेकर के। इटली यूनिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इटली यूनिफिकेशन को थ्रू मैप समझना काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि मैप से जब हम किसी चीज़ को समझते हैं तो वो काफ़ी देर तक हमारी मेमोरीज में रहता है स्टोर। तो इसको देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी इज़ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन जो इटली का हुआ उसमें कुछ महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज़ को आपको लर्न करना है। गुजिस्पी मेजेनी, किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड, चीफ मिनिस्टर कावर और गिजिस्पी गैरी बलाडी। तो इन चारों पर्सनैलिटी को आपको लर्न करना है। इसके बाद मैंने इटली का एक मैप बनाया है जिसमें हमें ये समझना होगा कि इटली कितने टुकड़ों में उस तरह से विभाजित था। तो 4 मेन डायनेस्टी यहाँ पर शासन कर रही थी, 4 मेन राजवंश यहाँ पर शासन कर रहे थे, और पूरा जर्मनी जो है वो 7 स्टेट में बटा हुआ था। ठीक है, जो नॉर्थ पार्ट था वो था ऑस्ट्रेलियन हब्सबर्ग अम्पायर के पास। साउथ वाला पार्ट जो था वो बर्बन किंग ऑफ स्पेन, यानी कि स्पेन के बर्बन डायनेस्टी यहाँ पर राज कर रही थी। सेंट्रल स्टेट जो है वो पेपल स्टेट थे। पेपल स्टेट जो है वो पोप के अधिकृत थे। पोप जो होते हैं वो क्रिश्चियनिटी में, ईसाई धर्म के अंदर जो धार्मिक नेता होता है उसे पोप कहा जाता है। तो ये बीच का जो इटली का एरिया था, सेंट्रल जो एरिया था वो पेपल स्टेट थे जो कि पोप के द्वारा रूल किए जाते थे। अब यहाँ पर सिर्फ ये एक छोटा सा जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, जो आइलैंड दिखाई दे रहा है, ये आइलैंड था जो कि इटालियन प्रिंसी हाउस से बिलोंग करता था, यानी कि जो सही मायने में जो इटली के लोग थे या बासिंदे थे वो सिर्फ इतने छोटे एरिया में थे, बाकी सारा एरिया जो है बाहर के दूसरे राजवंशों के द्वारा हड़पा गया था। तो सर्डेनिया पेडिमोंट नाम का एक प्रिंसली जो है राजवंश यहाँ पर शासन कर रहा था। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, अच्छा यहाँ पर हमें एक और याद रखनी है बात कि बर्बन किंग ऑफ स्पेन को एक दूसरा नाम भी यहाँ पर दिया गया था, किंगडम ऑफ बोथ सिसिल्स। तो ये 2 छोर हैं, इन 2 छोर के कारण इन्हें किंगडम ऑफ बोथ सिसिल्स भी कहा गया। अब यहाँ पर जर्मनी इटली की तरह ही अगर हम लोग देखें, जर्मनी में जिस तरह से यूनिफिकेशन का काम हुआ,
तो इटली में भी अगर हम लोग उसी को देखें तो इटली का भी एक काफ़ी लंबा इतिहास रहा है और पॉलिटिकली ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है दूसरे राजवंशों से। इन 19th सेंचुरी इटली डिवाइड इन 7 स्टेट। 19वीं शताब्दी के दौरान इटली जो है वो 7 स्टेट के अंदर विभाजित था। इटली है डिवाइडेड इनटू 4 मेजर पार्ट और लगभग 4 मुख्य राजवंश के ऊपर राज कर रहे थे। इसमें से केवल एक ही ऐसा पार्ट है, ठीक है, जो कि सर्डेनिया पेडिमोंट है, जो कि इटालियन प्रिंसी हाउस के अंदर इंक्लूड था और इस पर जो राज कर रहे थे वो थे विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो यहाँ पर विक्टर इमैनुअल सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, यहाँ पर विक्टर इमैनुअल सेकंड का शासन था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इटली को यूनिफाई करने की, कि वो इटली का एकीकरण अब करके रहेंगे। तो यहाँ तक आपको नोट्स अपने प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, किस तरह से गुजिस्पी मैजेनी, किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड, चीफ मिनिस्टर कावर और गुजिस्पी गैरिबल्डी ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और किस तरह से इटली को यूनिफाई कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ तक आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।